स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स रिवाइज पे। हाँ, क्लास 10th में इकोनॉमिक्स की क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया है। इसके अलावा ज्योग्राफी में चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 चैप्टर तक पढ़ लिए हैं। अब नई प्लेलिस्ट के साथ नया जो पार्ट है, जो पॉलिटी है, जो राजनीतिक विज्ञान है, वो शुरू करने जा रहे हैं। उसमें पॉलिटी में या राजनीतिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है वो है सत्ता की साझेदारी। और इस साल 2024 और 25 के अंदर ये जो चैप्टर है वो 4 नंबर का है। 4 नंबर का चैप्टर है और ये 4 नंबर का जो विभाजन किया गया, डिवीजन किया गया है, वो इस प्रकार से किया गया है कि 1 नंबर का तो MCQs बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 1 नंबर का वेरी शॉर्ट टाइप पूछा जाएगा और 2 नंबर का शॉर्ट टाइप मतलब लघुतरात्मक पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये इस हिसाब से अगर 4 नंबर के हिसाब से अगर आप इसको पढ़ोगे तो इस साल हो सकता है आपका अच्छा स्कोर हो। इस चैप्टर को मैंने आपकी किताब के अनुसार इस चैप्टर को 5 पॉइंटों में डिवाइड किया गया है। पहला पॉइंट जो है वो बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बताना है। बस बताना है कि वो किस प्रकार से, उनकी जनसंख्या कितनी है, उसका जातीय विभाजन किस प्रकार से है, कौन सी जाति ज़्यादा है, कौन सी जाति कम है। दूसरे पॉइंट में श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, कि श्रीलंका में वो कौन सी जाति है जो ज़्यादा है और कौन सी जाति को ज़्यादा अधिकार दिया गया है और उससे श्रीलंका पर क्या प्रभाव पड़ा। ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा। बेल्जियम की समझदारी, अब जो जाति का विभाजन है वो हर जगह समान तो होता नहीं, कोई जाति ज़्यादा होती है, कोई कम होती है, लेकिन अच्छी गवर्नमेंट वही है जो पूरी जातियों को बराबर का अधिकार दे, ठीक है, जैसे अपने भारत देश में हो रखा है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। अब जो सत्ता की साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी सबसे पहले इसका मतलब ही समझेंगे अपन कि सत्ता की साझेदारी से मतलब क्या है। चैप्टर का नाम यही क्यों है और कुछ क्यों नहीं है। सत्ता की साझेदारी से क्या मतलब ये अपन पहले पढ़ेंगे, पर पहले पॉइंट देख लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, जरूरत क्यों है इसकी। सत्ता की साझेदारी के रूप, और सत्ता की साझेदारी होती है तो वो कौन कौन से रूप के अंदर होती है। तो सबसे पहले चैप्टर समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर क्या है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है पॉलिटी का या राजनीतिक विज्ञान का पहला जो अध्याय है वो सत्ता की साझेदारी। सत्ता यानी होता है पावर, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब जो पावर है वो वास्तव में क्या लोगों के पास है, कि लोग डिसाइड करते हैं कि अगला राजा कौन बनेगा, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो वो जो नया राजा बना है या जो नई सरकार बनी है वो अपने पावर्स को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोगों के बीच में, ठीक है। साझेदारी यानी तो क्या होता है, बंटवारा होता है। तो पावर का सही तरीके से विभाजन, ठीक है ना, पावर को डिवाइड करना ही क्या है, सत्ता की साझेदारी है। पावर्स को डिवाइड करना ही क्या है, सत्ता की साझेदारी। तो इसमें पहला पॉइंट अपन आगे बढ़ते हैं। पहला जो पॉइंट है वो बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका 2 देश है, जैसा आप लोग जानते हो। श्रीलंका का नाम तो कई बच्चों ने सुना होगा, जो अपने भारत देश के जो नीचे की तरफ जो लटका हुआ है एक टापू के भांति, तो एक तटीय द्वीप है, ठीक है, आइलैंड है, वो उसको श्रीलंका कहते हैं। रामायण में भी इसका जिक्र है। भगवान श्री राम ने वहाँ पे जाके रावण को मारा था और सीता माता को लेके आया था। तो वहीं से हर बच्चे को पता होगा श्रीलंका कहाँ है। लंका के ही आगे श्री लगा के उसे श्रीलंका बना दिया, ठीक है, आज़ादी के बाद। तो इन दोनों को देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो पहला पॉइंट है बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम के बारे में बता रखा है। सबसे पहला बताएंगे कि भाई इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, मतलब ये पूरे ही विश्व में कहाँ पर स्थित है। तो पहले बेल्जियम के बारे में बताता हूँ। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप जैसे 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप अपना यूरोप है, उसमें से 50 देशों का समूह है वो। यूरोप जो है वो 50 देशों का समूह, उसमें से एक देश है बेल्जियम। और इसकी जो सीमा है, इसकी जो बाउंड्री लगती है वो किस किस से लगती है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ये 4 कंट्री है जो इसके आसपास है, ठीक है ना, चिपके हुए। जैसे अपनी बाउंड्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, इनसे लगती है। ऐसे ही इन चारों की बाउंड्री किससे लगती है, बेल्जियम से लगती है, ठीक है। इसकी भौगोलिक स्थिति। अब जनसंख्या के बारे में देखते हैं। तो वहां की जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ है। कितनी, 1 करोड़ से ज्यादा है। और ये 2011 के अनुसार है, तो वह बढ़ भी चुकी होगी। और उस टाइम पे हरियाणा की जो जनसंख्या थी वो 2 करोड़ थी। मतलब जो अपना हरियाणा है, जो छोटा सा स्टेट है, उसके आधी जनसंख्या इस देश में निवास करती है। आप सोच लो कितना छोटा सा देश होगा।
बेल्जियम की जातीय व्यवस्था बहुत जटिल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि जो बेल्जियम की जो जातीय व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा जटिल है। किस प्रकार है समझाओ, ये 2 नंबर में पूछ सकता है कि बेल्जियम की जो जातीय व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा जटिल है, कैसे है। तो आपको बताना होगा कि भाई बेल्जियम में ये है, ठीक है, ये जाति है, ये जाति है, और इनका इस प्रकार से प्रतिशत में विभाजन हो रखा है, इनको ये अधिकार दिए गए हैं, इनको ये अधिकार इसलिए दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको इनकी जातीय व्यवस्था बता देता हूँ। भाई जातीय व्यवस्था क्या है, जाति का मतलब ये कौन ज़्यादा, मतलब मुस्लिम क्या है हमारे देश में है कि मुस्लिम इतने प्रतिशत है, हिंदू इतने प्रतिशत है, सिख इतने प्रतिशत है, जैन इतने हैं, क्योंकि हमारे देश में तो सारे लगभग है, ईसाई इतने प्रतिशत है। तो ऐसे बेल्जियम के अंदर जो मुख्य रूप से है ना वो दो ही जाति है, मुख्य रूप से 2 जाति, होने को तो 3 है पर मुख्य रूप से 2 ही जाति है बेल्जियम में। पहली जो जाति है वो क्या है, फ्लेमिश, ठीक है ना। तो बेल्जियम में, जो बेल्जियम देश है उस देश के अंदर जो 59% है वो क्या है, फ्लेमिश। 59% क्या है, फ्लेमिश। और फ्लेमिश क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक। 40% क्या है, बोलोविया। बोलोविया एक पार्ट है, उस पार्ट के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, एक देश का एक हिस्सा है, ठीक है। जैसे कि अपने राजस्थान के अंदर जयपुर है, वैसे ही क्या है बेल्जियम के अंदर क्या है, बोलोविया एक पार्ट है। उस बोलेविया नाम से जो जगह है वहां पे लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो डच और फ्रेंच दो जो बड़े बड़े जातीय विभाजन है वो 2 यही है, क्योंकि 60 और 40 हो गए, 1% ही तो कम है। जो 1% कम है वो क्या है, जर्मन। जो 1% लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, जर्मन। तो देखो फ्रांस में मुख्य रूप से डच और फ्रेंच ही ज्यादा है, 1% ही है जो क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। अभी तो पूरी बेल्जियम की बात हो रही है। बेल्जियम की जो राजधानी है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम की जो राजधानी है वो क्या है, ब्रुसेल्स। क्या है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में जो विभाजन है, ब्रुसेल्स में जो भाषाई रूप से विभाजन है वो 80% तो क्या है, फ्रेंच, और 20% क्या है, डच। एक बार मैं इसको कंफर्म कर लूं, मेरे को शायद ये उल्टा लग रहा है। सही है। 80% तो क्या है, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% क्या है, डच बोलते हैं। ये 2 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 पॉइंट है, 3 4 5 जो है वो 2 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लघुत्रात्मक के हिसाब से पूछ सकते हैं कि बेल्जियम में जो जातीय व्यवस्था है उसको समझाओ, या जो भाषीय व्यवस्था है उसको समझाओ। तो आपको बताना है कि जो बेल्जियम की जो जातीय व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा जटिल है। वो जटिल किस प्रकार से है, क्योंकि उसके अंदर 59% तो क्या है, फ्लेमिश है, जो डच भाषा बोलते हैं, और जो 40% है वो क्या है, बोलीविया क्षेत्र में रहते हैं, और कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। जो 1% लोग हैं वो कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं, वो जर्मन। तो ये आपको बताना, ये तो मैंने बस ऐसे सिंपल सिंपल सा लिख दिया, आपको लाइनों के अंदर लिखना है। अब जो बेल्जियम की जो राजधानी है, जो ब्रुसेल्स है, वो उस ब्रुसेल्स के अंदर 80% तो क्या फ्रेंच बोलते हैं, और 20% क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, ठीक है। अब ये पूरी बेल्जियम के बारे में बताया। बेल्जियम लगभग ठीक ठाक कंट्री, यूरोप से है, अंग्रेज लोग पहले से इन्होंने शासन किया था, उनके पास धन संपदा है। अब देखो श्रीलंका, जिसको अंग्रेजों द्वारा लूटा गया था, तो इसके बारे में देखते हैं। ये भारत के दक्षिण दिशा में स्थित एक द्वीपीय देश है। जैसे मैंने बताया कि हमारे देश के जो दक्षिण साउथ के अंदर जो एक टापू है, एक बड़ा सा टापू है, जो एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम लंका था, जिसको बाद में श्रीलंका कहा जाने लगा। इसकी जनसंख्या 2 करोड़ यानी हरियाणा के बराबर है, ठीक है। इसकी हरियाणा से आधी थी, और इसकी हरियाणा के बराबर है, ठीक है। जनसंख्या विभाजन में अब जो जनसंख्या है इसकी, उसका 74%, जो 74% है वो कौन सी जाति है, सिन्हाली। श्रीलंका की कोई जाति है, वो कौन सी है, सिन्हाली। और वहां पे तमिल लोग भी हैं। तमिल कितने हैं, 18%। कितने प्रतिशत, 18। उस 18% तमिल में से 5% तो भारतीय तमिल है, और 13% क्या है, श्रीलंका तमिल। अब आप सोचोगे भारतीय तमिल कहां से आ गए। तो जब अंग्रेज यहाँ पे आए, जब औपनिवेशिक काल चला था, कॉलोनियल रूल जब चला था, तो उस टाइम पे जो अंग्रेज थे वो मजदूरों को अपने जो गुलाम देश थे वहां से लेके जगह जगह पे लेके जाते थे काम करवाने के लिए। तो वो भारत से भी श्रीलंका लेके गए थे, फिजी लेके गए थे, कैरेबियन कंट्रीज में लेके गए थे, हर जगह लेके गए थे, और वहीं पे लोग बस गए हैं। ईसाई भी है वहां पे, कितने प्रतिशत है, 7% है। इनको जोड़ने लगभग 100 के बराबर होंगे।
अब जो अपने भारतीय जो वहाँ पे तमिल है, जो भारतीय तमिल है वो तीन लोग हैं, तीन धर्म के लोग हैं, बौद्ध भी है, हिंदू भी और मुस्लिम भी। लेकिन श्रीलंका वाले जो है वो सिर्फ बौद्ध है। बौद्ध क्यों है? तो प्राचीन इतिहास अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि मौर्य साम्राज्य के समय पे, जब मौर्यन एम्पायर था, तो उस टाइम पे बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा किया गया था। उसने अपनी बेटी संघमित्रा और महेंद्र मैन है, महेंद्र को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, कि वो उससे बहुत ज्यादा क्या था? प्रभावित था। तो एक बार देख लो और इसे स्क्रीनशॉट ले लो, ये 2 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से हर पॉइंट को याद कर लो। जो मेन है वो जातीय व्यवस्था पूछता है कि बेल्जियम में जातीय व्यवस्था बता दो, या बेल्जियम श्रीलंका में जातीय व्यवस्था बता दो। अब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सिन्हाली ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? तमिल ज्यादा है, सॉरी, यहाँ पे क्या है? फ्लेमिश ज्यादा है, ठीक है। सिन्हाली कम है, यहाँ फ्लेमिश ज्यादा है, तमिल कम है, और यहाँ पे जो फ्रेंच है वो कम है। राजधानी में उल्टा है, राजधानी में और ज्यादा अच्छा है, 80% फ्रेंच है और 20% क्या है? डच। तो लड़ाई होनी चाहिए, जैसे कि अपने यहाँ पे हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम ज्यादा, दोनों के बीच में क्या होती थी? लड़ाई होती रहती थी। यहाँ भी लड़ाई होती होगी। तो लड़ाई होने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? तो अधिकार, यही सत्ता, ठीक है ना, पावर। अब जिसके पास पावर ज्यादा होगा वो अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास करेगा, ठीक। अगर यहाँ पे अपन फ्रेंच लोगों को पावर ज्यादा देंगे तो डच लोगों को दबाएंगे, और डच लोगों को ज्यादा देंगे तो फ्रेंच वाले लोग क्या कर देंगे? बगावत कर देंगे कि भाई उनको वो कम है, उनको फिर भी पावर क्यों दे दिया। इसी प्रकार यहाँ अगर सिन्हालीज को पावर ज्यादा दे देंगे तो तमिल लोग को दबाएंगे, और तमिल लोगों को पावर ज्यादा दे दिया तो सिन्हाली लोग बोलेंगे कि इनको पावर क्यों ज्यादा दे दिया, ठीक है। तो इनके संतुलन को बनाए रखने के लिए कोई एक उपाय तो कर सकते हैं ना अपन। तो इनके संतुलन को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा जो किया वो बेल्जियम ने किया। बेल्जियम ने किया, मतलब कि बेल्जियम के जो संविधान सभा जो हुई होगी उसमें जो बैठने वाले लोग होंगे वो समझदार होंगे, वो इस बात को पहले ही समझ गए होंगे कि अगर किसी भी एक पक्ष को ज्यादा पावर दिया जाएगा तो वो दूसरा वाला पक्ष बगावत कर सकता है या उसका हनन हो सकता है उसके अधिकारों का। तो उन्होंने क्या कर दिया? ना किसी को ज्यादा पावर मिलेगा और ना ही किसी को कम मिलेगा, मतलब बराबर पावर मिलेगा। बराबर पावर से क्या मतलब है? कि जो अधिकार रहेंगे वो बराबर रहेंगे, चाहे वो ज्यादा हो या चाहे वो कम हो। इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में जो टकराव है उनकी स्थिति कम होगी। स्थिति तो होगी क्योंकि लोग बोलेंगे कि हम ज्यादा है तो हमें ज्यादा अधिकार होने चाहिए, वो कम है तो उन्हें कम अधिकार होने चाहिए, ऐसा नहीं। जनसंख्या के अनुसार उन्होंने क्या किया? जो अधिकारों को उसको बांटा कि भाई जो अधिकार है वो बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई फ्रेंच वाले ज्यादा है तो उनको फ्रेंच वाले को अधिकार ज्यादा दे देंगे, नहीं। लेकिन इसका विपरीत, जो श्रीलंका है वहां पे सिन्हाली ज्यादा है तो वहां पे सिन्हालियों को अधिकार ज्यादा दे दिया, बहुत ज्यादा अधिकार दे दिया। सारे उनकी राजभाषा सिन्हाली बना दी। उनके जो विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाई उन्हें होती थी, स्कूल और कॉलेज के अंदर जो पढ़ाई होती थी, उसे सिन्हाली भाषा में कर दिया उन्होंने। तो इससे क्या होगा? तमिल लोग का उन्होंने हनन करना शुरू कर दिया। अब कोई भी जो जाति है वो सहेगी, कितनी सहेगी? फिर ये जो तमिल लोग हैं उन्होंने बगावत कर दिया, और इसी कारण जो श्रीलंका है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा अभी खराब है। अभी 2010 के आसपास शायद ये बैंक करप्ट हो गई थी, क्योंकि इसके पास कुछ बचा ही नहीं था इन विद्रोह को बचाते बचाते। बाकी अपन देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, इसी के बारे में पढ़ेंगे कि श्रीलंका में कौन सी जाति को ज्यादा अधिकार दिया गया और किसको कम दिया गया। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। हाँ, तो फर्स्ट अपन ने बेल्जियम और श्रीलंका के विषय पढ़ लिया। सेकंड जो पॉइंट है अपना वो है श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद, ठीक। कि बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है? संख्या में ज्यादा, बहु मतलब ज्यादा, संख्या मतलब की संख्या, संख्या की मतलब जनसंख्या। तो जो जनसंख्या में ज्यादा होता है उसे बहुसंख्यकवाद कहा जाता है, ठीक। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद में कौन थे? तो 74% क्या थे? सिन्हालीज थे। सिन्हाली थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म की पूजा करते थे, बौद्ध धर्म के अनुसार चलते थे। तो वो क्योंकि सिन्हाली ज्यादा थे, 74% थे, तो उन्होंने अपने अधिकार को बढ़ाया। जब, जिससे मैंने यहाँ लिखा है, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1947 के अंदर हम बने और उसके अगले साल कौन बना? श्रीलंका बनी। क्योंकि सिन्हाली की जनसंख्या ज्यादा थी इसीलिए सिन्हाली नेताओं ने अपने बहुसंख्यकवाद का उपयोग करके सारे अधिकार अपनी जाति को दिलवा दिए, ठीक है। जब सभा बैठी, जब
संविधान सभा बैठी संविधान के निर्माण के लिए, तो उसमें सिन्हाली ज़्यादा थे। तो सिन्हाली ज़्यादा थे तो उन्होंने इस बात का ये बल दिखाया कि हम लोग ज़्यादा हैं तो अधिकार हमको ज़्यादा मिलने चाहिए, और ऐसा ही संविधान में उनके लिखा गया और अधिकार भी उनको ही ज़्यादा दिया गया। किस प्रकार दिया गया देख लो आप। 1956 में सिन्हाली को एकमात्र राजभाषा बना दी गई। देखो ये कितनी बड़ी बात है कि होने को उस देश में 3 धर्म के लोग थे, लेकिन एक भाषा को ज्यादा बना दिया। अब हमारे भारत में भी तो हिंदू ज्यादा है, पर हिंदू को राजभाषा थोड़ी ना बना दिया, नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सारे धर्म समान है। हमारे संविधान के लिए हमारा संविधान हर धर्म से अलग है, इसी को तो हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। वहां पे जिस धर्म के लोग ज्यादा थे, जिस जाति के लोग ज्यादा थे, उनको क्या बना दिया, उनके राजभाषा बना दिया। मतलब उनको इतना अधिकार दे दिया कि ये देश अब तुम्हारा है, यहाँ की भाषा तुम्हारी है। तथा विद्यालयों तथा दफ्तरों में सिन्हाली को प्राथमिकता दी गई। मतलब कि रिजर्वेशन दे दिया एक तरीके से कि पहली प्राथमिकता जो किसी भी पद के लिए होगी वो किसकी होगी, सिन्हालियों की होगी। ठीक। संविधान में यह भी प्रावधान किया गया कि बौद्ध मत को समर्थन दिया जाएगा, कि बौद्ध के जो मत हैं, जो बौद्ध की जो नियम है, बौद्ध धर्म के जो नियम है, उसको क्या दिया जाएगा, समर्थन, उसको बढ़ाया जाएगा श्रीलंका में। अब क्योंकि सारे अधिकार सिन्हालियों को मिल चुका है तो अब बगावत होगी। वैसा ही हुआ। परिणाम स्वरूप सिन्हाली और तमिलों के संबंध बिगड़ने लगे। तमिल अपने अधिकार पाने के लिए समूहों का निर्माण किया तथा संघर्ष करने लग गए। इस संघर्ष में बहुत सारे लोगों की जान गई। भाई सिन्हाली के लोग भी मरे और तमिल के लोग भी मिले, क्योंकि तमिल के लोग जो थे वो कम थे जनसंख्या में, इसलिए वो अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि जो ज्यादा है उससे जिसकी लाठी उसी की भैंस, ऐसी बात थी वहां पे। अंत में ये टकराव बड़ा रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बहुत सारे लोग मारे गए। और ये जो टकराव जो लास्ट में खत्म हुआ है वो कब हुआ है, 2009 में। मैंने 2010 बताया था पहले, पर वो 2009 है, देख लेना आप लोग। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 1956 में जो राजभाषा बनाया वो एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना, ये भी एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2 नंबर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से यही है 2 नंबर के लिए पूछे तो, कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद किस प्रकार से हावी हुआ, ये बहुसंख्यकवाद क्या था। तो ये सबसे बेस्ट टॉपिक है।